हेलो स्टूडेंट्स। मैं एपी सिन्हा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, बहुत ही सरल भाषा में आपको 1789 ईस्वी की क्रांति का विस्फोट फ्रांस में ही क्यों हुआ, यूरोप के अन्य देशों में नहीं, इसकी बारीकियों को बताने जा रहा हूँ। यह विश्व का एक रफ मैप है। इसमें फ्रांस है, इंग्लैंड है, यूरोप के अन्य देश है, यहाँ भारत है। अब प्रश्न उठता है कि वाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इन 1789, क्रांति का विस्फोट फ्रांस में ही क्यों हुआ 1789 ईस्वी में। यह किसी के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है। वस्तुतः इस संपूर्ण यूरोप में स्थिति खराब थी 1789 ईस्वी के आसपास। सारा यूरोप जर्जर था। वह कहाँ से टूटेगा यह पता नहीं था। अब तत्कालीन परिवेश में यूरोप के माहौल को एक आकलन किया जाए। 18वीं सदी के प्रारंभ में ही लुई राजाओं के नेतृत्व में फ्रांस एक सुसंगठित राज्य बन चुका था। वहाँ एक अस्थायी सेना थी, जबकि यूरोप के अन्य क्षेत्रों में अस्थायी सेना रखना एक व्यक्तिगत व्यवसाय था। जर्मनी का क्षेत्र 338 टुकड़ों में विभक्त था, जो जर्मन भाषा भाषी थे। इनका तथाकथित प्रधान होली रोमन एम्पायर का सम्राट हुआ करता था। ऑस्ट्रिया का राजा ही होली रोमन एम्पायर का सम्राट था। जैसे जर्मनी के उल्लेखनीय टुकड़ा थे प्रशा, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, बवेरिया, म्यूनिख, तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य जो खुद एक विशाल था, उसके उल्लेखनीय क्षेत्र साइलेशिया, प्राग, बोहेमिया, मोराविया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी उसका प्रभाव था, विशेषकर दक्षिण इटली। रशिया में रोमनों राजाओं का राज्य था, जिसका प्रभाव पोलैंड पर भी था। फ्रांस के बोर्बन राजाओं का प्रभाव पड़ोस के स्पेन पर भी था। अब यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सी भौतिक स्थितियां और जागरूकता फ्रांस में थी जिससे क्रांति 1789 ईस्वी में यहीं हुई, यूरोप के अन्य देशों में नहीं। मूल्यांकन करने पर हम पाएंगे कि क्रांति बिल्कुल भूखा आदमी नहीं कर सकता। भूखा आदमी के पास अपनी
स्थिति तक समझने का अवसर नहीं होता। बदलने की बात तो और ही है। फ्रांस की जनता, यह ध्यान देने योग्य बात है विद्यार्थियों, फ्रांस की जनता न इतनी गरीब थी कि जीवन की आपाधापी में ही अपने को समाप्त कर देती, और न इतनी समृद्ध थी कि यथास्थिति की पोषक बन जाए। यह समझने की बात है कि फ्रांस के किसान तत्कालीन परिवेश में हालांकि स्थानीय सामंत के नियंत्रण में थे, फिर भी यूरोप के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक अच्छी स्थिति में थे। वे अपने पूर्वी यूरोपीय प्रतिरूप किसान के समान दास न थे, बल्कि ऑस्ट्रिया, प्रशा, पोलैंड, रशिया के तुलना में फ्रांस के 2/5 भाग जमीन के मालिक भी थे। फ्रांस की क्रमिक आर्थिक विकास, उसकी बढ़ती हुई औद्योगिक प्रगति, विदेशी व्यापार और व्यापारी वर्ग की समृद्धि में परिलक्षित होने लगी। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के उद्भव ने एक सशक्त बुर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग को जन्म दिया फ्रांस में, और इन नौ धनाढ्य बुर्जुआओं से फ्रांस की सरकार यदा कदा ऋण भी लिया करती थी। फ्रांस में बुर्जुआ और अभिजात वर्ग, नोबल्स के लोग एक दूसरे से घुलने मिलने लगे थे, और अक्सर ये नौ धनाढ्य एक छोटी जमींदारी खरीदकर स्वयं कुलीन नोबल बन जाने का प्रयास करते थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। पड़ोस के इंग्लैंड में पार्लियामेंट का विकास होने पर वहां के जागरूक लोगों को सत्ता में शामिल किया गया, लेकिन ऐसा फ्रांस में नहीं हुआ। इसके विपरीत फ्रांस में घोर केंद्रीकरण था, जिसमें वहां के राजा कहा करते थे कि आई एम द स्टेट, अर्थात मैं हूं न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका हूं, और मेरे शब्द ही कानून है। नौ धनाढ्य लोगों का यह असंतोष अभिव्यक्त न होकर एक भूचाल की तैयारी में संगठित हो रहा था, जो आने वाले समय में किसी क्रांति को जन्म देने के सहायक था। फ्रांस की व्यवस्था को एक ग्राफ के जरिए भी समझा जा सकता है। मान लिया जाए कि फ्रांस का कुल आबादी 100 था। वह 2 वर्गों में विभाजित था, सुविधा प्राप्त वर्ग जिसमें केवल 5% लोग थे, और असुविधा प्राप्त जिसमें 95% लोग थे। प्रिविलेज्ड एंड अदरवाइज, सुविधा प्राप्त में राजा और उसके परिवार के लोग, कुलीन और पादरी, जबकि असुविधा वर्ग में मध्यम वर्ग, किसान और दास थे। सरकारी पद सुविधा प्राप्त के पास 95% था, असुविधा प्राप्त के पास 5%। आर्थिक सुविधा
अभिजात वर्ग, सुविधा प्राप्त वर्ग के पास 95% और असुविधा प्राप्त के पास 5%। लेकिन जो जनता पर कर लगता था टैक्स, सुविधा प्राप्त को केवल 5% कर देना पड़ता था और सारा कर असुविधा प्राप्त वर्ग से लिया जाता था। यह स्थिति बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं प्रतीत होती थी। फ्रांस जैसी विषमता अन्य देशों में नहीं थी। विशेषाधिकार संपन्न सामंत और पादरी अपनी कुलीनता के नाम पर हर स्थान पर वरीयता प्राप्त कर लेते थे। सामाजिक विषमता घुटन पैदा कर रही थी, जो धनाढ़, नौजात, धनाढ़ बुर्जुआ वर्ग को काफी चुभती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजीपति वर्ग या नौ धनाढ़ वर्ग क्रांति के लिए इच्छुक और तत्पर था। इस फ्रांस में